हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइजिया ब्लॉग्स। तो अब आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट आई पार्ट 4 के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो इतने सारे कमेंट आए, सभी ने बहुत मोटिवेट भी किया, तो उसके लिए बहुत थैंक यू। और पार्ट 3 में आपने देखा होगा कि इनके फैमिली के एक पर्सन से बात हो रही थी दूर के रिश्ते में। तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपसे मिलना है हम लोगों को। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लीजिए। फिर अब वो आप हमारी गलती बोलिए क्या बोलिए, उस टाइम एक्चुअल में हमारा दिमाग चल नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो ये इतना डिप्रेशन में रहती थी, खाना वाना टाइम पे खाती नहीं थी, इनको सोती नहीं थी, बस फैमिली फैमिली की याद आती रहती थी। तो हमारा दिमाग उस टाइम इतना काम नहीं कर रहा था कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि कोई नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, एक बार बात कर लेते हैं। उन्होंने हमको मिलने के लिए बुलाया। वो बोल रहे थे कि वो दिल्ली से आ रहे हैं, और क्या कहते हैं, दिल्ली से हमारे यहाँ पे आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। जबकि हमको बाद में पता चला कि वो कहीं दिल्ली विल्ली से नहीं आ रहे थे, वो एक्चुअल में इधर ही थे। और वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो हम स्टोरी के बीच में ही आपको बताएंगे कि मतलब उन्होंने क्या प्लानिंग करी क्या नहीं करी। उन्होंने बोला कि हम शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे, तो शाम को हम आपसे मिलने आएंगे। तो इसमें मैंने एक लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि एक गलती जो मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाती अगर मैं कर लेता, तो वो ये थी कि हम लोगों ने उनको मिलने के लिए डायरेक्ट डायरेक्ट उनको घर पे बुलाने का ही सोचा था। लास्ट मोमेंट पे जब हमको फोन आया कि वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब हमको घर से निकलना है उनके मिलने के लिए। नहीं तो हम तो उनको घर पर ही बुलाने वाले थे। मेरी भाभी ने बोला कि अभी प्लीज घर पे मत बुलाओ, कि अभी पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, तो आप क्या बाहर जाके कहीं मिल लीजिए, घर पे मत बुलाइए। तो उस टाइम मैंने उनको घर पे नहीं बुलाया, मैंने उनको कहीं बाहर होटल में एड्रेस दिया था मिलने के लिए। फिर उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तो 7:30 बजे फ़ोन आया। उन्होंने अपने ड्राइवर से बात करवाई कि कहाँ पे मिलना है। तो मैंने कहा कि इस जगह पे ये होटल है, आप वहाँ पे आ जाइए। हम लोग वहाँ पे पहुँचे, ये अपने माँ ये अच्छे खासे मिले। फिर होटल में हम अंदर गए, रेस्टोरेंट में गए, होटल के रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने कॉफ़ी ऑर्डर की। और हाँ गाइस, ये भी बता दूँ हमारे साथ में कौन था। तो हमारी तरफ से 4 जन ही थे। इनकी तरफ से अभी तो फिलहाल इनके वो 2 जन ही आए थे हमसे मिलने। हम इसको घर पे ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, ये यहाँ से नहीं जाएगी। उन्होंने बोला कि हम वापस भेज देंगे इसको, क्या कहते हैं, हम अच्छी अपनी खुशी से, क्या कहते हैं, जो हमारे मन में उम्मीदें हैं उस तरीके से शादी करके इसको वापस भेज देंगे। मैंने कहा अगर आप एग्री हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर लीजिए। क्योंकि हम तो आपके वहाँ पे आ नहीं सकते, और हम ये भी नहीं कहते कि आप हमारे यहाँ पे आके कीजिए। अगर आपको हमसे खतरा लगता है और हमको आपसे खतरा लगता है, तो आप ऐसा कीजिए, आप ना मेरे प्लेस पे और ना हम आपके प्लेस पे, कोई किसी के प्लेस पे नहीं जाएगा, आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर लीजिए। तो वो हम करने को तैयार है। तो बोला कि नहीं, हम तो क्या कहते हैं, इसको एक बार घर पे ले जाना चाहते हैं। तो मैंने साफ साफ लफ्जों में बोल दिया कुछ भी हो जाए ये घर पे नहीं जाएगी। रूड हो गए कि चलो मैं अब इससे थोड़ा कि अकेले ले जाके तो बात कर सकता हूँ। मैं कहा हाँ, आपकी आपकी बेटी है, आप अकेले ले जाके बात कर सकते हैं, मैं बात करने से थोड़ी मना कर रहा हूँ। फिर ये इनको अकेले ले और फिर इनसे बात करी। अब क्या बात करी वो यही बताएंगे। कि सब सारी सिचुएशन पूछी उन्होंने, कैसे क्या हुआ, तो मैंने सारी डिटेल उनको बता दी। हमें फ़ोन पर बताया था कि वो अकेले आने वाले हैं, किसी और का नहीं बताया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि रोज़, मैं यहाँ पर ऐसे उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट मेरे जो क्लोज मेंबर थे, फैमिली मेंबर, आप समझ सकते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसी सिचुएशन में कौन आते हैं। मैं उनको पर अभी नाम नहीं लूंगी, वही आए थे। मैं लेडीज में कोई नहीं आया था, हाँ, इनकी जेंट्स फैमिली ही से थे। सारे जेंट्स आए थे, हाँ, लेडीज कोई नहीं आई थी। उन्होंने बोला कि वो सभी आए हैं, क्योंकि मैं ना सोचकर थोड़ा सा डर रही थी। जैसे उन्होंने बोला कि कोई कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और बस अब सब लोग आ रहे हैं तेरे तेरे पास, तो तू घबराना नहीं। से बात करने के बाद में एक कोई पर्सन था जो मेरे को पता नहीं था कौन था। मेरा फ्रेंड उनको जानता था कि वो कौन है। और फिर मेरे फ्रेंड ने बाद में मुझे बताया कि ये यहाँ का कोई बड़ा बिजनेसमैन है और नामचीन पार्टी हम है थोड़ी। यहाँ पर किसी के नेम ले नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, ना उनकी आइडेंटिटी बता सकते हैं। और थोड़ा उसका पॉलिटिकल पावर भी था। उनके सामने ले जाके बैठा दिया, और वो इनको ऐसे समझा रहा है कि जैसे मतलब
वो बड़ा इनका हिमायती बन रहा है उनका। मैं उनको कभी जानती नहीं थी, मैंने कभी उनको देखा ही नहीं कौन है, लाइफ में पहली बार मेरे सामने आए तो पहले तो मैं उनको देखकर डर गई, मतलब ये कौन पर्सन है, मैं कहा। तो मैं उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। अब वो मुझे समझा रहे, बहुत बहुत बातें की उन्होंने कि आप घर पे चलो ऐसा। तो मैंने कहा मैं घर पे, पहले तो मैं किसी के आगे ज़्यादा बोल नहीं पाती, तो मैं एकदम डरी हुई थी, तो मैं एकदम चुप बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। बट ठीक है, उन्होंने उनके हाँ या ना का आंसर दे रही थी। उन्होंने बोला घर पर सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, फैमिली में इनकी तबीयत खराब है, उसकी तबीयत खराब है। तो मैंने बोला ठीक है मैं चलूँगी, फैमिली से तो मुझे कुछ वो नहीं है। मैंने कहा मैं चलूँगी घर पर, मुझे भी सबकी याद आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलना। और तो मैंने कहा पर मैं आ जाऊँगी यहाँ पर, आप मुझे भिजा देंगे कब यहाँ पर तो उन्होंने बोला कि नहीं 10 से 15 दिन में भिजा हाँ देंगे। उन्होंने बोला क्या नहीं 10-15 दिन नहीं, मैं एक दिन के लिए जा सकती हूँ एक घर दो पे। दिन के लिए जाऊंगी, मतलब मिलकर आ जाऊंगी जो भी है सिचुएशन। क्योंकि वो समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं इसमें ऐसे सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम होती है। और मुझे ये सब ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने मुझे समझा दिया था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन आएगी, भले आप चाहो ना चाहो, मैं चाहूँ ना चाहूँ, पर ऐसी सिचुएशन आएगी। और उस टाइम तुम्हें स्ट्रांग रहना है, कुछ भी हो जाए तुमको वापस घर पे नहीं जाना है। बट फिर धीरे धीरे करके एक एक दो दो मेंबर करके धीरे धीरे करके इतने सारे मैं मेंबर्स बताता हो हूँ, गए। ये मैं बताता हूँ। हाँ जब वो आदमी इनको समझा रहा था ना, तो मैं उधर ही होटल के वेटिंग रूम में, क्या कहते हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे थे, वो इनको समझा रहा था। तो इन्होंने बोला मैं 1-2 दिन से मैं थोड़ा सा दूर खड़ा था और मैं सब सुन रहा था, थोड़ी थोड़ी बातें। तो उन्होंने बोला कि आप घर पे चलो और आपको वापस भिजवा देंगे। तो इन्होंने कहा कि मैं 1-2 दिन के लिए जा सकती हूँ। तो पीछे से 2 दिन में क्या होता है, 1-2 दिन तो तैयारियां करने में ही लग जाते हैं। और तभी इनके जो जैसे वो मेरे पास आके खड़े हो गए और मेरे से छानबीन करने लग गए। कौन सी गाड़ी लेके आए थे आप वहां पे, कौन सी होटल में रुके थे आप, मतलब ऐसी छानबीन कर रहे थे। मैंने कहा गाड़ी से क्या लेना देना, आपको खरीदनी है गाड़ी। मैंने कहा ये गाड़ी लेके आया था मैं। भाई साहब यकीन नहीं करोगे, होटल का वेटिंग रूम जब बैठने से पहले पूरा खाली था। तो मैं देख रहा हूँ एक एक दो दो आदमी आके, मतलब सब जने अंदर बैठ रहे हैं। और तकरीबन 60 से 70 लोग, पूरा वेटिंग रूम पूरा उन आदमियों से भर गया। अब मेरे फ्रेंड को और मेरे को तो सिचुएशन समझ में आ गई कि भाई ये तो सब प्लानिंग करके आए हैं। जब बात करने के लिए बुलाया था तो ये आपको 60-70 लोगों को लाने की जरूरत क्या थी? क्या मैं 60-70 लोग लेके आया था वहां पे? मैंने कहा मेरी फैमिली कहाँ है, अगर वो आए हैं तो वो कहाँ हैं, और इन सबको मैं जानती नहीं हूँ। तो थोड़ा उन्होंने दूर जाके फोन किया और बोला कि चलो अब आप अंदर आ जाओ। मेरे जो रिलेशन में है उन्होंने मुझे बताया मैं अकेला आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर थी मैं। उन्होंने बोला घर का मेंबर कोई नहीं आ रहा, बट उन्होंने मुझे लास्ट टाइम पर बताया, बिल्कुल लास्ट टाइम पर फ़ोन करा कि आप अब अंदर आ जाइए। तो मैंने कहा अभी ये किसको बुला रहे हैं, तो देखा ना तो सामने मेरी फैमिली थे। उनको देखकर मैं 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूल गई कि क्या मेरे साथ अभी ये 6-7 दिन में हुआ है। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने सोचा, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला भी कि अब ये नहीं रुकेगी, अब शायद चली जाएगी, अब मिलने के लिए आ गए, अपनी ये सबसे बड़ी गलती थी। तो अब पकड़ के खींच के ले जाने लगे। फटाफट 100 नंबर डायल किया। मैंने कहा कि कोई जबरदस्ती किसी लड़की को गाड़ी में ले जा, इस तरफ से ले जा रहे हैं। तो मेरा फोन काटना हुआ, कंट्रोल रूम वालों ने डायरेक्ट उसी टाइम फ्लाइंग को कॉल कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था किडनैपिंग का केस है। तो ऐसे में पुलिस ज्यादा अलर्ट हो जाती है। तो डायरेक्ट उन्होंने फ्लाइंग को फोन कर दिया। और बाय द आप हमारी किस्मत समझो या क्या समझो, वो फ्लाइंग उसी जगह थी और उनको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे वहां पे आने में। गाइस आप सोच सकते हो, पुलिस को आने में 5 मिनट भी नहीं लगे और हमारे आगे पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो गई। तो गाड़ी आके खड़ी होते ही मैं सीधा जाके पहुंच गया। मैंने कहा सर वो इधर से लेके गए हैं, मेरी वाइफ है वो। तो पुलिस वाले मुझसे पूछ रहे कि तुम्हारी वाइफ है कि कौन लेके गया? मैंने कहा उसके उनके फार्म की फैमिली वाले लेके गए। कि वो तो ले जा सकते हैं ना, इसमें क्या है, वो जबरदस्ती लेके गए हैं। कि क्या प्रूफ है कि तेरी वाइफ है? मैं कहा सर सब प्रूफ दे दूंगा मैं, आप प्लीज उसको वापस बुला लीजिए, वो उसको जबरदस्ती लेके गए हैं। कि तू फोन लगा अपने ससुर को। मैं कहा सर मेरे पास नंबर नहीं है उनके। कि तू कैसा दामाद, तेरे पास नंबर नहीं है तेरे ससुर की? मैंने कहा सर नहीं है, अब उनसे बात नहीं होती है हमारी, तो नंबर कहाँ से लाऊं? मैंने कहा उनके वो निकले नहीं थे वहां से।
तो उनसे बात करवाई। तो उन्होंने बोला कि सर वो यहाँ का जो रेपुटेड आदमी था उसने बोला कि सर वो आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं घूमने के लिए। तो पुलिस वालों को थोड़ा डाउट हुआ, उन्होंने बोला कि चल बुला ले लड़की को फटाफट जहाँ पे भी लेके गए हैं, और क्या फोन करवा दे। उनके वहां से फोन करवाया कि जहाँ पे भी ये बुला दे, अगर नहीं बुला रहा है ना तो अभी मैं नाकेबंदी करवाता हूँ पूरे में, फिर वापस उल्टे पाँव आना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ऐसा बोलने के बाद इनके मामा ने फोन किया और तभी उन्होंने गाड़ी घुमा के वापस लेके आए। फैमिली मेंबर और एक और जो गाड़ी चला रहे थे वो, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं, उनमें से किसी के पास एक कॉल आया था कि गाड़ी वापस बैक कर लीजिए, आपको यहाँ पर आना है। तो फिर वापस गाड़ी घुमाई तो उन्होंने बोला कि आना जरूरी है कि हाँ, ऐसा पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। फैमिली मेंबर्स बोले कि अब जाना पड़ेगा क्योंकि अब पुलिस इन्वॉल्व हो गई है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम गए, तो अब आए, सब लोग खड़े हुए थे, मैं बहुत ज़्यादा काँप रही थी। फिर कुछ ऑफिसर्स थे, कांस्टेबल वगैरह सब लोग थे, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ आपके साथ, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बहुत डर उससे रही थी। पहले एक बात मैं और बता दूं, पुलिस आने से पहले वो जो तकरीबन वहां से 100 से 150 लोग आए थे, हमें पता चला कि वो लोग इनको ले जाने और हम लोगों को कूटने के इरादे से ही आए थे, मारपीट करने के इरादे से ही आए थे। क्योंकि उनके साथ जो एक आदमी आया था ना, उसने ऐसे मेरे फ्रेंड से बात करते हुए बोला कि हम लोगों को तो यहाँ पे मारपीट, अब वो डराने के लिए बोला या रियल में मारपीट करने के लिए बोला वो मेरे को नहीं पता, मैं अब उसका बता नहीं सकता। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को तो मारपीट करने के लिए बुलाया पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और एन वक्त पे पुलिस आ गई। सो गाइस आप सोचिए अगर पुलिस नहीं आती। हमें पता नहीं है ये वाली बात सच है नहीं, बट ऐसा सुनने में आया था, उन्होंने इनको बोला, मुझे तो ये सब पता नहीं था, बाद में इन्होंने मुझे बताया, बहुत बाद में मुझे पता चली ये वाली बात कि ऐसा कुछ भी था। मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे, उनको पैसे लेके लड़की को घर भेज दो, मामला जो है रफा दफा कर दो, बस पैसे लेके लड़की को घर भेज दो कैसे भी करके। बात और बोली कि लड़के की सिक्योरिटी क्या है, लड़के को बोलो कि अभी के अभी इस लड़की के नाम के 10 लाख रुपए जमा करवाए, हमको तो हमारी बेटी की सिक्योरिटी चाहिए ना, लड़के के पास क्या है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला आप 5 मिनट रुको, आप जिस खाते में बोलोगे उस खाते में आपको 10 लाख रुपए लड़की के नाम के मिल जाएंगे, आप अकाउंट नंबर लाके दे दो, 5 मिनट में आपके पहुंच जाएंगे। तो अब इनके मामा के हाथ में तो कुछ था नहीं ना, क्योंकि डिसीजन लेना इनके पापा के हाथ में था। तो इनके मामा वही चुप हो गए और आगे कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस को देखा ना तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कोई मतलब मैं किसी के आगे अपनी बात बोल सकती हूँ, ये मेरी बात सुनेंगे। ये तो वो उन्हें पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में वहाँ पे सीआई तो कोई था नहीं उस टाइम, क्या कहते हैं, इस टाइम रात के तकरीबन 9 या 10 बज गए थे, तकरीबन 11 बज गए थे उस टाइम। तो ले जाके इनके बयान हुए, इनसे पूछा कि क्या मामला है क्या नहीं है। तो इन्होंने जो भी था वो स्टेटमेंट हुआ मेरे कि आप लोग कहाँ मिले, कैसे मिले, तो मैंने सब कुछ उनको पूरा डिटेल में बता दी। उन्होंने मुझसे एक एक चीज पूछी, मैं आपको आपके पेरेंट्स के साथ घर पे जाना चाहिए क्योंकि इस तरह लड़कों पर यकीन नहीं किया जाता। वो खुद मुझे ये बात बोल रहे थे, जिस बात की मैं इनसे इतनी इंक्वायरी कर रही थी, जिस पर आप लोगों ने मुझे इतने ताने मारे हैं आज 1-2 के ब्लॉग में अभी, वो तक मुझे पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर थे वो भी मुझे यही बोल रहे थे कि लड़कों पर ऐसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाइए। तो मैंने बोला हाँ आप सही बोल रहे हैं, बट वो ऐसे नहीं है, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से पूछ लिया है, बट मेरी बात कौन समझेगा। वो तो ये बोल रहे हैं ना, लड़कियां बातों में आ जाती हैं, बोल बोल कर थक गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मेरे सारे स्टेटमेंट हो गया रात को, किसी को गलत नहीं बोला, जो सच था ना मैंने बस वो बताया, तो वो बता दिया। फिर रात के 12-1 बज गए। तो अब मेरे भी पेरेंट्स से बात करते, मैंने उस टाइम रात को फोन किया, 11 साढ़े 11 बजे उस टाइम सो रहे थे। तो मैंने उनको ऐसे फोन करते हुए मेरे भी रोते हुए मैंने बोला कि जल्दी से आप मतलब इस थाने में आ जाइए। तो मैंने बोला कि ऐसी सिचुएशन हो गई है। थोड़ा उन्होंने मेरे को गुस्सा किया, तो मैंने कहा कि गुस्सा कर लेना, पर आप अभी आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो वो बताओ। कि आ रहा हूँ मैंने कहा आ रहे हो तो ये बात ध्यान रख लेना कि लड़की मुस्लिम है। तो ये सुन के उनका और पारा चढ़ गया, मतलब उनको और गुस्सा किया कि तू पहले नहीं बता के जा सकता था क्या, तू पहले नहीं बता सकता था। मैंने कहा मैं सब बता दूंगा, अभी प्लीज आप यहाँ पे आ जाओ। फिर वो जैसे तैसे वहां से आए। फिर मैंने मेरे मामा को फोन किया, मैंने मेरे मामा को बोला कि आप थाने आ जाइए अभी इसी टाइम। कि क्या हुआ, मैं कहा आप आ जाओ, और मेरे जो कजिन्स हैं उनको सब पता ही था। मैंने कहा आप उनसे पूछ लेना कि वो आपको सब बता देंगे, कि बता देना कि इनका जो भी इसका जो भी मैटर है आप उनसे पूछ लेना, बता देंगे। तो
मेरे मामा भी आ गए। ऐसे में मेरे भाई ने भी अपने एक दो फ्रेंड्स को फ़ोन कर लिया, क्योंकि इनकी तरफ से 40-50 लोग अभी भी थाने के बाहर थे और हमारी तरफ से कोई था नहीं जाता। तो मेरे भाई ने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया और फिर हम दोनों के साथ में बयान हुए। पुलिस वाले ने हम दोनों को सामने बैठा के पूछा कि शादी कहाँ करी, कैसे करी, कहाँ मिले। तो वो सबको बोला चलो ठीक है आप उधर जाके बैठ जाइए दोनों जने। तो हम लोग साथ में बैठे थे, तो इनके पाए कि इन दोनों को साथ में मत बैठाओ। फिर अब पुलिस वाले बोल रहे कि मैंने पूछा कि अब क्या हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्या नहीं आप नहीं जा सकते, अभी तो इनके यहाँ पे एफआईआर हो रखी है। इनके फादर में एफआईआर की कॉपी लेके आए थे, वो पुलिस वालों को दिखाई थी यहाँ के पुलिस स्टेशन में कि आपके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है वहाँ पे लड़की की गुमशुदगी की। तो वहाँ की पुलिस आएगी, वो आपके बयान लेगी, वो वहाँ की एफआईआर क्लोज होगी, उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने कहा वो कब तक आएगी, वहाँ से आने में तकरीबन 12 से 14 घंटे लग जाएंगे, कि वो कल दोपहर तक यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी आपको रात को यहीं पे रहना पड़ेगा। मैं सीआई के केबिन में बैठी हुई थी और इनको दूसरे में शिफ्ट मेरे को कर दिया रिकॉर्ड था। रूम में बिठा हाँ, दिया था। पास अच्छी तरह से बैठाया था, ऐसा नहीं है, हम आराम से बैठे हुए थे। बट वो ये बोल रहे थे अब रिस्की है क्योंकि हम आपको घर पे नहीं भेज सकते हैं, इसलिए आपको सुबह तक वेट करना पड़ेगा। तो उस वक्त हमारी फैमिली जा चुकी थी, हमारी फैमिली को बोल दिया था आप लोग जाइए। तो वो उधर ही थे। मुझे अकेले नहीं बैठाया हुआ था क्योंकि एक लेडी लेडी कांस्टेबल कांस्टेबल थी सेफ्टी के लिए साथ बुला में। ली थी, मतलब हाँ, कंट्रोल रूम से। क्योंकि लड़की को अकेले नहीं रख सकते, इसलिए वो मेरे साथ बैठी हुई थी। तो इतना सब बवाल होने के बाद जो रही कसर थी, वो जो कांस्टेबल थी, मुझे नहीं पता वो क्यों ऐसा बोल रही थी, उन्होंने मेरा पूरा 1 घंटे बोल रही थी बात। मतलब लड़का ऐसा नहीं है, आपने क्या देखा उसमें, उसका तो घर भी नहीं है, रेंट का घर है उसका। हाँ, मैंने बोला रेंट का घर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। मैं कहा उनका तो खुद का घर है, उनकी पेरेंट्स का घर है ना। कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है और लड़का कुछ करता भी नहीं है, ऐसा तुमसे झूठ बोला है, ये सब मतलब सारे जो नेगेटिव पॉइंट है ना, जो मैं इनसे सारे क्लियर करती आ रही थी इतने टाइम पहले से, वो सारे अपोजिट हो गए उस टाइम। तो इतनी सारी सिचुएशन में मैं एकदम टेंशन में आ गई। मैंने कहा ऐसा कैसे, मैं 4 दिन इनके पास रही हूँ आफ्टर मैरिज। तो मैंने कहा ऐसा कुछ मुझे तो नजर नहीं आया कि, तो बोलते कि अरे लड़कियों से ये सब छुपाए जाते हैं। मतलब वो जो कांस्टेबल थी ना, सब इनके अगेंस्ट बोल रही थी। तो मैं उस टाइम समझ नहीं पाई कि इनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, वो खाना लेकर आए, तो वो मुझे खाना खा ले, तो मैंने तो नहीं खाया। मैंने कहा नहीं मुझे भूख नहीं है। कि पूछा मैं कि इनके बारे में कि उनका क्या मकान नहीं है खुद का, वो रेंट पर रहते हैं, मुझे कि ऐसा किसने बोला। मैं कि ये बोल रहे हैं। वो जो पुलिस कांस्टेबल आई थी कि तुमको कैसे पता कि इसका मकान नहीं है, किसने बताया, तुम जानती हो कि उसको। तो उसने बोला कि नहीं मेरे को तो वो बाहर से लड़की वालों से सुना है मैंने कि लड़के का मकान नहीं है, ऐसा नहीं है। कि फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और इसको फालतू के ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। उसका लड़के का सब कुछ, घर का मकान है, सब कुछ है, और तुमको पता ही नहीं है, तो क्यों फालतू इसका दिमाग खराब कर रही हो बैठे बैठे। तुम्हारा जितना काम है ना तुम उतना करो। जब से इनसे मिली थी तब से मैं एक सच बात पर ही आ रहे थे हम लोग, कभी हमने एक दूसरे से झूठ नहीं बोला। और मैंने कितनी इंक्वायरी की थी, आप सब देख चुके हैं ये। उसके बाद भी मैंने कहा इतना सब करने के बाद भी उन्होंने, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे उस टाइम इन पर पूरा ट्रस्ट था। मैंने कहा इतनी बड़ी बात मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। बट वो लगे मेरे लगातार मेरा ब्रेन वॉश कर रही, तो मेरा मतलब ऐसा लग रहा था, मेरा सर फटा जा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या उधर। ऐसे करते करते फिर मॉर्निंग का इंतजार किया, फिर वो कांस्टेबल चली गई। फिर 19 नवंबर थी रात को, तो 20 नवंबर स्टार्ट हो गई थी। तो इनके पास एक्चुअल में गए, मैंने फोन वापस मंगवा लिया, क्योंकि मेरे को लगा कहीं इनकी फैमिली वाले इनको कॉल करके इनका ब्रेन वॉश ना कर दे। क्योंकि अगर फोन होगा तो वो फोन तो ऑब्वियसली करेंगे ही करेंगे। तो अगर उनको पता है कि इनके पास फोन है तो वो फोन करके क्या पता रात में इनका ब्रेन वॉश कर दे। क्योंकि रात तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। इस रात को बयान होने के बाद में हम तो एकदम बेफिक्र होके बैठ गए थे चलो। बट हमको एक चीज पता नहीं थी, जो कि मेरे को बाद में बताई है। वहाँ का जो कंप्यूटर ऑपरेटर था ना, मुझे बस थोड़ा सा हिंट दिया था कि अभी तो चलो सब हो गया अच्छा, सुबह तुम्हारा मामला बिगड़ सकता है थोड़ा सा। मैंने कहा कैसे, और उसने बताया नहीं कुछ कि कैसे बिगड़ेगा। तो गाइस रात को तो मैंने इनसे फ़ोन ले लिया था, इनके पास फ़ोन था नहीं। अब उसने सुबह 4-4:30 बजे मेरे को आके बोला कि बात करनी है क्या तुम्हारी वाइफ से। मैंने कहा हाँ करवा दे भाई, तेरी बहुत मेहरबानी होगी। 1 घंटे तक तो करवाई नहीं उसने। फिर बोला कि अल्लाह फ़ोन दे। फिर फ़ोन ले जाके इन्होंने मेरी वाइफ को दिया। तब और सेफ्टी से आराम से मुझे रख रखा था, तो उन्होंने ऐसे गेट बजाए तो मैं एकदम देखकर डर गई। मैंने कहा ये रात को किसने गेट बजाए। तो उन्होंने बोला अरे मुझे उन्होंने भेजा है। तो फिर भी मैंने ट्रस्ट नहीं किया।
मैं कहा नहीं, क्या पता कोई भी हो सकता है। मैं कुछ बोली नहीं रही, डरी हुई बैठी। उन्होंने बोला अरे आप वो सामने देख सकते हो, उन्होंने मुझे फ़ोन दिया है, आप बात कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं डरते डरते मैंने गेट खोला। मैंने कहा रात को कोई नहीं है, मैं डर रही थी, बट वो जो भी थे आए थे मुझे देने, बस फ़ोन देकर चले गए कि आप ये बात कर लीजिए। और मैंने वो गई जैसे मैंने जल्दी से गेट लगा लिया आराम से, क्योंकि ग्लास वाला गेट था तो आर पार सब दिख रहा था। तो मेरा दिमाग उस टाइम खराब हुआ जब मैं रात को निकला और मैंने वो सीआई के रूम के बाहर उसकी नेम प्लेट देखी। नेम प्लेट देख के मेरे को उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने जो मुझे हिंट दिया था, अब मेरा दिमाग खराब हो गया। जो मेरी टेंशन रात को खत्म हो चुकी थी, अब उससे डबल टेंशन आ चुकी थी उस नेम प्लेट को देख के। उस नेम प्लेट में क्या था वो गाइस हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि और ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। अभी लेट नाइट भी हो गया है आई, और जो और अगले दिन जो सुबह हुआ ना, वो सिचुएशन गाइस और भी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो किसी ने भी नहीं सोचा था, वो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस अब इससे ज़्यादा वो हम जल्दी से आपके साथ शेयर करेंगे, नेक्स्ट डे ही शेयर करेंगे। है तो थोड़ा सा माइंड को फ्री रखेंगे और फिर अच्छी टेंशन फ्री होके बनाएंगे। ना सब्सक्राइब करो, आपसे जल्दी हम मिलेंगे। बस तब तक के लिए बाय।